हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मैथन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पढ़ाई होती है थोड़ी मस्ती के साथ, जिससे मैथ्स और साइंस का डर एकदम उड़ जाए। और वैसे ही जैसे आम लोगों को फ्री वाईफाई नसते ही डेटा पैक का डर उड़ जाता है, वैसे ही तो चल आज हम बात करेंगे एक सुपरस्टार के बारे में। सुपरस्टार, आप कुछ सोच रहे होंगे क्या वो शाहरुख खान? अरे नहीं, वो नहीं, तो पक्का विराट हो। अरे वो नहीं, हम इतने बड़े लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। वो सुपरस्टार है, बट थोड़ा छोटा है। छोटा है, हाँ छोटा है। इसके आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। भाई कहाँ है? दिख नहीं रहा। थोड़ा दिख जा प्लीज। तो बता दूं क्या ये किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? कौन है आज का सुपरस्टार? जी हाँ, आज का सुपरस्टार है एटम्स। एटम्स वो ही है जो एकदम छोटे 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 हैं, जिनसे मिलने के बाद आपकी मैगजी, आपका फोन और आपके बेस्ट फ्रेंड का तुमसे ना पाएगा वाला एटीट्यूड भी बन जाता है। जब एटम्स चलते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बना, वो नहीं मॉलिक्यूल्स जो एक ग्रुप की तरह से होते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप जैसे होता है, बट ये है कि स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप तो एक बार टूट जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का ग्रुप कभी नहीं टूटता जब तक उसे तोड़ा ना जा, ऑफ कोर्स। तो छोड़ो ये आर्टिफिशियल व्हाट्सएप की दुनिया, क्यों ना यूनिवर्सल ग्रुप पे आते बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रुप क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यार हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का साइन का टॉपिक। ओके, हम बात करने वाले हैं कि एटम्स क्या होगी। एटम्स सबसे छोटा पार्ट जहां हम डिसाइड कर लें कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या हो। एटम्स को होते हैं कि जिनको हम और भी ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते एज पर ना। आगे हम देखेंगे कि उसके सब डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अभी के लिए अभी बोल सकते हैं कि एटम्स मैटर का सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल जिसको हम अभी और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एटम होगा। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत 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 छोटे हो गए। कितने छोटे? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power। 1 नैनोमीटर इसको कितना होगा? 10 to the power कितना नैनोमीटर में हम चले जाएंगे इसको लेकर। 1 नैनोमीटर इसको 10 to the power -9 मीटर। 10 to the power -9 मीटर कितना होगा? 1 नैनोमीटर। ओके, स्मॉलेस्ट एटम जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन होता है। इससे छोटा कोई वो एलिमेंट नहीं है, एटम नहीं है। जिससे अगर हम बात करें सौर की, सौर के पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे एटम्स होती हैं। तो हम NaCl की बात करें, NaCl एक टाइनेस्ट पार्टिकल है, एक टाइनेस्ट पार्टिकल है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। समझ आया? ओके, चलो लेट्स टॉक फर्दर। अब अगर हम इसके आगे बात करें, कितना छोटा कि हम जैसे अनिल को कट करें, जितना छोटा हम कर सकते हैं मैक्सिमम छोटा, उतना छोटा एटम होता है। मैक्सिमम छोटा जिसके बाद हम उसको और कट भी ना कर पाए। कटिंग ऑफ अनियन दिखा रहे हैं, कटिंग ऑफ अनियन कितना छोटा, जितना इससे ज़्यादा छोटा, जिससे छोटा हम और कर ही ना पाए, वो हमारा एटम हुआ। So that's why atom is indivisible. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द महर्षि कन्नर। महर्षि कन्नर ने 500 BC के अंदर ही हमें बता दिया था कि स्मॉलेस्ट मैटर को हम परमाणु गनेंगे। हिंदी में उन्होंने मैटर को नाम दिया कि आप स्मॉलेस्ट मैटर को आप परमाणु कहिए, जिसको आप और भी ज्यादा डिवाइड नहीं कर मारिए। तो महर्षि कन्नर ने हमें 500 BC नहीं बता दिया था कि जो मैटर है वो डिविजिबल नहीं हो सकता। जो एटम्स है, मैटर जिससे बना है एटम्स, वो और डिविजिबल नहीं हो सकता, जिसको उन्होंने हिंदी वर्ड दिया परमाणु। उसी के साथ साथ डेमोक्रिटस ने इंक्रीज ने उसी चीज को, परमाणु को नाम दे दिया एटमस। एटमस का मतलब होता है कि वो इनडिविजिबल है, जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये बात हो रही है 500 BC की, तभी ये सब चीज हो गई थी। देखिए, इसने पता था कि आगे हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ जाएंगे, जिससे हम बता पाएंगे कि एटम्स से भाई ये जा सकते हैं। ओके,
लेट्स गो फर्दर। हम आज जिसने पढ़ने वाले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, केमिकल कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है कि इसमें ये दो केमिकल्स को मिलने के बाद जो रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय मास, अनदर इज लॉ बाय कांस्टेंट प्रपोर्शन। कि दो तरह के हमारे लॉ हुई मान्यता है, लॉ बाय कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ बाय कांस्टेंट प्रपोर्शन। समझ आया? लेट्स टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि जो हमारा मास है, ना तो हम उसे कभी किसी चीज से वजह से क्रिएट कर सकते हैं, ना हम किसी वजह से इसे डिस्ट्रॉय कर सकते। तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं इन सॉके कर रही हूँ वेजिटेबल्स को, तो उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो, ठीक है, मैं उसको बस मिक्स किए जा रही, तो क्वांटिटी तो सेम ही रहेंगी ना। क्वांटिटी वो चेंज, जो क्वांटिटी मैंने उसको पैन में डाली है वो शेड तो कि इसका मतलब है मास तो ना मैं बना सकती हूँ, ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकती। मान लो कि मैंने दो एलिमेंट से अलग, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्राम्स, उन दोनों को मैंने अलग अलग रखा और फिर मैं तो उसके बाद दोनों के मास को मेजर करनी। मान लो जिंक ग्राम्स 4 ग्राम्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड 10 ग्राम, दोनों को मैंने ऐड ऑन करते हैं एंड देन आई मेजर द मास, सो देन इट इज 14 ग्राम। यही तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि हम दोनों को अलग अलग मेजर करें, दोनों को साथ में मेजर करें, तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, जैसे सर नमक का एग्जाम्पल दिया है कि नमक में NaCl होगा है, Na लिया है 5 ग्राम, Cl क्लोरीन लिया है 3 ग्राम, दोनों को मिलाकर मैंने एक सॉल्ट बना दिया, फिर इसको सिर्फ 8 ग्राम। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो है कि हमारा जो मास है वो ना तो Na का कम हुआ है ना ही Cl का कम हुआ है, दोनों को मिलाकर तो होगा NaCl बन के। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बता। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमें ये बताता है कंपाउंड्स हैव सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। मतलब कि जो भी हमारे कंपाउंड बनता है, कंपाउंड कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विच टू वही बन सकता है, तो उसके अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स हो गए हैं वो प्रपोर्शनल होने चाहिए बाय इट्स मास। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन और ऑक्सीजन का। अगर कार्बन का जो मास होता है, अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का जो हमारा मास होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का हमारा मास जो होता है वो होता है 60। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो अगर मैं इसको प्रपोर्शनलिटी करूंगी तो 12:32 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 3:8 आ जाएगा। तो ये इसका रेशो बन जाएगा 3:8। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शनलिटी बाय द मास। जो कार्बन का मास है 12, जो ऑक्सीजन का मास है 16, उसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम उसे प्रपोर्शनलिटी डिवाइड करके, तो उसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट डेल्टन्स की थ्योरी की बात करने हैं। डेल्टन्स बोला कि ठीक है, हम एटम्स को डिविजिबल नहीं कर सकते। उसने और भी कुछ चीजें बताई जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं पोस्ट्रेट्स। All the matters is made up of very tiny particles called atoms. सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसको हम एटम कहते हैं, जो आगे चलकर केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट उसने बोला एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन्हें बनाया या ना ही उन्हें बनाया या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ उसको रिएक्ट करवा सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये डेल्टन का। उसने साथ ही बोला एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी सारे एटम्स होते हैं कि गिवन एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स से अपनी अपनी आइडेंटिकल मास होना, जैसे कार्बन है, हर जगह कार्बन चाइना का मास सेम होगा और उनकी कार केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही हो। कार्बन की का प्रॉपर्टी हर जगह से रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस। ओके, नेक्स्ट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके डिफरेंट मासेस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी को। ओके, ऑफ कोर्स कि अगर कार्बन की अलग है तो ऑक्सीजन की भी अलग है, डेफिनेटली। नेक्स्ट उसके बाद उसके बोला एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स को हमने एक रेशियो में बांटा, अभी हमने देखा ना लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रपोर्शन में कि रेशियो में बांट दिया उन कंपाउंड जिससे कि वो होल नंबर से हम उसे फॉर्म कर पाए इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एटम्स को हमने कंबाइन किया है इन द रेशियो। एटम्स जो भी है उनको हमने एक रेशियो में कंबाइन कर दिया है जिससे कि
जो स्मॉल पूर्ण नंबर्स हैं, जो पूर्ण नंबर्स बनेंगे उसे हम कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे। हमें पता है कि थ्री कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 3:8 के रेशियो में है, तो हम उससे अब कार्बन डाइऑक्साइड बना पाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इन द फॉर्म ऑफ मास है। ओके, नेक्स्ट, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound है। उसने बोला कि जितने भी नंबर हैं और काइंड ऑफ एटम्स हैं वो सेम होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे H2O बनाने के लिए मुझे 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन की जरूरत है, तो दे मस्ट बी कांस्टेंट, तभी कंपाउंड फॉर्म हो पाएगा, वरना कंपाउंड फॉर्म नहीं हो। नेक्स्ट, अब देख हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा कि सोडियम को मैंने Na से लिया, को वाई वी हैव टेकन एज ए सिंबल्स। तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, कभी भी सिंबल अगर हम लिखे। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का H है, H रही, और क्रोमियम का जैसे मैंने सी यहाँ पे दिखाया को Cl दिया, क्योंकि CH ऑलरेडी क्रोमियम का है, वो Cl दिया, C भी ले सकते हो, बाद दिन का हो चुका। तो हम ये देखेंगे कि जिन जिनके जो जो एलिमेंट्स होते जाएंगे वो नहीं ले सकते। जैसे सोडियम का है, एस हो चुका, सल्फर का SO सल्फेट के में हो चुका है। तो हमने सोडियम का फिर हमने एक लैटिन वर्ड यूज किया जिसका नाम द नहीं लिया, और फिर हमने उससे Na दी। वो जो वर्ड्स ऑलरेडी यूज हो गए थे हमने उनको छोड़ दिया, फिर दूसरा वर्ड यूज करेंगे, स्टार्ट। ओके, ये सिंबल्स को रिकग्नाइजेशन या सिंबल्स को अथॉरिटाइज कौन करना है, सिंबल्स को ये कौन बताता है कि हाँ ये सिंबल्स पोके है, वी हैव टू गो विद दीस सिंबल्स, ये हमारी IUPAC बना था। व्हाट इज IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये का सारे काम अप्रूवल करनी है, जो देखती है कि कौन सा नया एलिमेंट आ रहा। जैसे धीरे धीरे करके हमने पहले एलिमेंट्स इतने ज्यादा में ही थे, एलिमेंट्स कम थे, फिर उनके सिंबलाइज पॉप करा, हम लोग को फिगर्स के फॉर्म में दिखाए। इन जब जैसे जैसे सिंबल्स बढ़ते गए हम सबको फिगर्स के फॉर्म में नहीं दिखा सकते थे, तो हम इन सब के नाम के हिसाब से इनके सिंबल्स बनाए। तो ये सब काम जो किया ये IUPAC नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब है? एटॉमिक मास ये क्या कह रहा है कि जैसे ही तरबूज है, ठीक है, तरबूज क्या कर रहा है, तरबूज यहाँ पर हमें बता रहा है कि एक तरबूज है कार्बन के फॉर्म में, मैंने इसी 12 पीसेस का। तो एटॉमिक मास हमें ये बताता है कि 1/12 कि 1/12 ऑफ द एलिमेंट कैन बी यूज्ड। 1/12 एलिमेंट इज डेफिनेटली ये कुल 1 वाटरमेलन इज इक्वल्स टू 1 वाटरमेलन इक्वल्स टू 1 कार्बन, और कार्बन का मास होता है 12। तो उसका वन एक स्प्लाइस कितना हो जाए, तो 1 स्प्लाइस इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एक पर्टिकुलर एटम का मास, ठीक है। जो हमारा कार्बन जो है वो 12 ऐसे एटॉमिक मास एटम से मिलकर बना है, तो उसमें से अगर एक एटम का मास निकालना होगा दैट विल बी 1/12 ऑफ द एलिमेंट। समझ आया? हर एक का एटॉमिक मास अलग अलग होना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड कर सकते। ओके गाइस, यहाँ पर हम अपने टॉपिक को खत्म करते हैं, और फिर इसके बाद हम जो आगे की बचे हुई टॉपिक है, जो हमारे केमिकल फॉर्मूला वाला पार्ट बचा हुआ है और हॉलीपर फॉर्मूला वाला पार्ट बचा है, आयंस वाला पार्ट बचा है, ये तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी की रिलायबल लगी हो, थोड़ी भी फॉरेन लगी हो, नंदोशुम के फॉर्म में, कॉन्सेप्ट रियलिटी इन क्विक रिविजन के फॉर्म में, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।